उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट मिलता रहे। चलिए हम नए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में अच्छा से अच्छा मार्क आपको मिले तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ क्या कह रहा है, यदि थीटा क्या है, न्यून कोण। इसका मतलब क्या, थीटा का वैल्यू क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, यदि थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है तब उस केस में उस एंगल को न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि थीटा न्यून कोण है और cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है, का जो वैल्यू, ध्यान से देखते चलिएगा, का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। cos स्क्वायर थीटा अपन में cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। तब आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है, π/4, π/3, π/2 और डी ऑप्शन आपको दिख रहा है कि π/6। तो सबसे पहले यहाँ कंडीशन क्या दे रखा है कि थीटा जो है वो क्या है, थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बीच में लैग कर रहा है, 0 और 90 डिग्री के बीच में लैग कर रहा है। इसका मतलब क्या कि जब थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में लैग करता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, न्यून कोण। क्लियर है। कंडीशन एक ये दे रखा है। दूसरा कंडीशन आपको क्या दे रखा है कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। आपको पता है तो cot स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां आपको cot स्क्वायर दिखेगा वहां पे आप क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हम बस यही करेंगे कि जहां पे हमको cot स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां पे क्या पुट कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। तो चलिए पुट करते हैं। cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा अब माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताइए, cos यहाँ भी दिख रहा है, cos यहाँ भी दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, cos को कॉमन ले सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन में अगर cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा बचेगा, अब -1 बचेगा इक्वल टू क्या हो गया, 3। अब ये cos स्क्वायर थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अब क्या बच रहा है आपके पास, ध्यान से देखते चलिएगा, 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा अब -1 इक्वल टू क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 में अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। और आपको क्या पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर किसी भी बच्चा को बेसिक मालूम नहीं है तो हम एक साइड बेसिक भी लिखते जा रहे हैं ताकि आपका बेसिक में अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं कॉपी पे, और इसको आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम ये इंश्योर करते हैं
कि आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। बस ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ क्या आ गया 1 साइन स्क्वायर थीटा। आपको क्या पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, आपको समझ में क्या आया कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 3 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या कि साइन स्क्वायर थीटा अपन में कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। मतलब टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3 के बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखते चलिएगा, टेन थीटा का जो वैल्यू है वो आप क्या लेकर के आए हैं, प्लस माइनस √3। और कंडीशन क्या दे रखा है कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। इसका मतलब क्या, अगर थीटा न्यून कोण है इसका मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता होगा ऑल साइन टेक केयर, मतलब क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी टी रेशियो, कितना टी रेशियो होता है, 6। कौन कौन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारा का सारा जो है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। उसके अलावा जो भी आपको टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। उसके अलावा जो भी 4 बचा टी रेशियो वो नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट, केयर का मतलब क्या, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो 4 बच रहा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यदि थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या कि आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 10 का जो वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या कि आप नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ से आपको क्या पता चला कि टेन थीटा का जो वैल्यू होगा माइनस √3 ना होकर के बस प्लस √3 होगा। अब बताइए, ये जो √3 दिख रहा है इसी को आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 10 π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1060 का वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1060 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या कि √3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 π/3 लिख सकते हैं। अब बताइए, 10 इधर भी दिख रहा है, 10 इधर भी दिख रहा है, इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, π/3 के बराबर आ गया। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। यहाँ कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है कि यदि कंडीशन दे रखा है कि थीटा जो है न्यून कोण है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या है, 0 और 90 के बीच में लाई करेगा। अगर 0 और 90 के बीच में लाई करेगा इसका मतलब क्या, थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या, 10 अगर पॉजिटिव हुआ तो 10 का जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस कारण से यहाँ पे हम माइनस साइन को क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए। क्लियर है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिए। इसका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, r साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा के बराबर है। और y का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा के बराबर। साथ ही साथ और क्या दे रखा है कि z का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, कॉस अल्फा के बराबर। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि x² प्लस y² का जो वैल्यू होगा इनमें से किनके बराबर होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है r², ऑप्शन नंबर बी दे रखा है r² प्लस z², और ऑप्शन सी दे रखा है आपको r² माइनस z², और ऑप्शन डी दे रखा है आपको, ऑप्शन डी क्या दे रखा है, r² z²। तो ध्यान से देखते चलिएगा आपको क्या क्या चीज दे रखा है, पहले उस पर हम बात करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। तो x इक्वल टू क्या दे रखा है, r साइन अल्फा कॉस बीटा दे रखा है, और y इक्वल टू आपको दे रखा है साइन अल्फा, यहाँ भी रहेगा, ठीक है, r साइन अल्फा होगा। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, y इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, r साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होना चाहिए। यहाँ पे r छूट गया है, आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, r मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है।
और क्या कंडीशन दे रखा है कि जेड का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आर कॉस अल्फा के बराबर। ध्यान से देखते चलिए, आपका टारगेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है, आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए y का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब बताइए आर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, साइन अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर है। अब आप देखिए इसमें भी आर स्क्वायर दिख रहा है, इसमें भी आर स्क्वायर दिख रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी दिख रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन निकाल लेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को आप कॉमन ले लीजिए। तो अगर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा बचेगा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कंडीशन क्या है कि दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए यहाँ भी अगर बीटा है यहाँ भी बीटा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1। अब 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा होगा, बट ऑप्शन में आपको साइन स्क्वायर अल्फा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा तो दिख नहीं रहा। तो यहाँ एक कंडीशन और दे रखा है कि जेड का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आर कॉस अल्फा के बराबर है। अब बस इसी का हमको क्या करना है, यूज करना। ध्यान से देखते चलिएगा, अब इसी का यूज करना है जेड इक्वल टू का। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखते चलिएगा, अभी आप क्या निकाल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। और आपको क्या पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के बराबर। मतलब क्या कि जहां आपको साइन स्क्वायर अल्फा दिखेगा वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो बस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा रख रहे हैं। अब बताइए इसको गुना करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताइए ये जो आपको दिख रहा है आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, जेड का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, आर कॉस अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। मतलब क्या कि ये जो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है वो क्या है, एक्चुअल जेड स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। तो अब देखिए ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के बराबर दे रखा है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिएगा, क्या करा कि 30 लड़की की आयु का औसत 14 वर्ष। इसका मतलब क्या कि 30 लड़की का कुल आयु जो होगा, ध्यान से देखते चलिएगा, 30 लड़की का अगर आयु का औसत अगर 14 वर्ष है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर 30 लड़की का औसत आयु 14 वर्ष है, इसका मतलब क्या है कि 30 लड़कियों का या लड़कियों की आयु का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 30 गुना 14 के बराबर होगा। अगर ये हम कैसे कर पा रहे हैं, अगर ये आपको दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, एवरेज का क्लास देख सकते हैं, जिसको आप देखते हैं
तो एवरेज से अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, हम ये इंश्योर करते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। अब खुद एवरेज निकालते कैसे हैं? जितना नंबर है, मान लेते 3 नंबर का एवरेज निकालना है तो 3 नंबर अपॉन में 3 कर। अगर 2 4 6 का एवरेज निकालना है तो 2 + 4 + 6 बटे नंबर कितना हो गया 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसका वैल्यू अगर कुछ है, सपोज दैट x है, तो अगर इस तीनों नंबर का योग पूछेंगे तो 2 + 4 + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × x हो जाएगा। वही हम किए कि अगर 30 लड़कियों का औसत एवरेज जो है 14 वर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ कि 30 लड़कियों का आयु का जो योग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 30 × 14 के बराबर हो जाएगा। अब बताइए 30 × 14 कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि औसत आयु 15 वर्ष की 5 लड़कियां कक्षा छोड़ के चली जाती है। मतलब क्या कि जिसका औसत आयु 15 वर्ष था, ऐसा ऐसा 5 बच्चा क्या किया क्लास छोड़ के चला गया। अब बताइए 30 में से अगर 5 बच्चा छोड़ करके 5 बच्चा चला गया, तो अभी तो बच्चा क्लास में अब कितना बच्चा बचा होगा 25 बच्चा बचा होगा। ये भी आपको क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ क्या करा कि अगर 15 वर्ष की औसत आयु वाली अगर 5 लड़कियां क्लास से बाहर निकल के चला गया, तो अब ये हम पता करते हैं कि 5 लड़कियों की आयु का योग क्या होगा जो क्लास छोड़ करके निकल ली। 15 × 5, 15 × 5 करेंगे कितना हो गया 75। इसका मतलब क्या कि 5 छोड़ करके चला गया, तो अब क्लास में बचा कितना 25 लड़की। तो 25 लड़कियों का आयु का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा 420 -75। तो 420 में से अगर 75 को घटाते हैं तो घटाइए, यहाँ क्या हो जाएगा 10, 5 हो गया 11, 7 4 11 और यहाँ 345। इसका मतलब क्या अभी जो 25 लड़कियां क्लास में उपस्थित है उसका आयु का जो योग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 345। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है शेष लड़कियों मतलब 25 लड़कियों का औसत होगा। तो 25 लड़कियों का आयु का योग, तो शेष लड़की मतलब 25 लड़कियों की आयु का औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो 25 लड़कियों की आयु का जो औसत होगा वो किसके बराबर होगा, तो 25 लड़कियों का आयु का योग 345 अपॉन में कितना लड़की है 25। जब 345 बटे आप 25 कीजिएगा तो ये कट करके कितना आ जाएगा 13.8 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13.8 वर्ष। फिर से क्लियर कर रहे हैं 345 में अगर आप 25 से डिवाइड करके देखिएगा तो कितना आ जाएगा 13.8 वर्ष। 345 भी 5 से डिविजिबल है और 25 भी 5 से कटेगा। ठीक है, तो काट करके देखिएगा किसके बराबर आ जाएगा 13.8 वर्ष के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13.8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि श्रेणी 37.5 35 38 38.5 31 27 39 34 और 35.5 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं दिए हुए श्रेणी को बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम में अगर सजाइएगा तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या है कि सबसे छोटा को पहले लिखते हैं, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो उसी को क्या कहते हैं बढ़ते क्रम कहते हैं। ये जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखे तो पहले आएगा 27, उसके बाद क्या आएगा 30.5, उसके बाद आएगा 31, उसके बाद आएगा 34, उसके बाद क्या आएगा 35, उसके बाद क्या आ जाएगा 37.5। दिख नहीं रहा होगा, हम कलर पेन का कलर क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं। फिर से देखिए ध्यान से देखते चलिएगा, पहले क्या आएगा 27, उसके बाद क्या आएगा 30.5, उसके बाद 31, उसके बाद 34, उसके बाद 35, उसके बाद 37.5, उसके बाद 38, उसके बाद 38.5, 38.5 के बाद क्या आएगा सीधा 39। इसको हम क्या कि
बढ़ते क्रम में सजा लिए। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद इसको उसके बाद क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो श्रेणी कितना हो गया 9, और 9 क्या है, विषम संख्या है। तो बहुलक बहुलक जो होता है वो किसके बराबर होता है, अगर आपको श्रेणी जो है या प्रक्षण जो है वो किसमें है, इवेन है। प्रक्षणों की संख्या या श्रेणी की संख्या यदि सॉरी ऑड है, ऑड है मतलब क्या, विषम है, तब उस केस में बहुलक जो होता है, बहुलक नहीं माध्यिका पूछ रहा है ना, माध्यिका जो होता है, माध्यिका जो होता है वो क्या होता है, n+1 पद अपॉन में 2। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, पदों की संख्या कितना है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 क्या है, विषम है। तो जब विषम होता है तब उसके इसमें माध्यिका इक्वल टू क्या होता है, n+1वां पद अपॉन में 2। तो 9+1 करेंगे तो 9+1वां पद अपॉन में 2, तो 9+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10/2 करेंगे क्या हो जाएगा, 5वां पद। अब 5वां पोजीशन पे कौन सा नंबर है आप उसको गिनिए, 1 2 3 4 5। 5वां पोजीशन पे कौन है, 35 है। इसका मतलब क्या है कि माध्यिका जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 35 के बराबर आ जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, अब आयतित चित्र ग्राफ ध्यान से देखते चलिएगा, किस चीज को आयत चित्र ग्राफ किसका मान निकालने में सहायक होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है बहुलक, माध्यिका, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करा कि यदि एक संख्या के सेट के साथ माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना है, मतलब क्या कि माध्य का वैल्यू आपको दे दिया है, तो माध्य का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 8.9, और माध्यिका का जो वैल्यू दे रखा है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुलक, जिसको और क्या नाम से जानते हैं, मोड के नाम। तो बहुलक या मोड के बराबर का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य के बराबर होता है। अब बताइए 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना दे रखा है, 9 -2 गुना 8.9, तो 9 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 27। और इसको अगर गुना करते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 8 दूनी 1 16 1 17 हो जाएगा। पॉइंट कितना के बाद डालना है, एक अंक के बाद, तो 17.8 हो गया। अब 27 में से अगर 17.8 को अगर आप हटाते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, 9.2 के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9.2 कहाँ दिखा, ऑप्शन नंबर ए में दिखा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि 2 3 1 2 5 3 2 2 3 5 का मोड या बहुलक क्या होगा। तो फिर से बहुलक निकालने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। बढ़ते क्रम में सजाएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 कितना टाइम्स है, कितना बार लिखा गया, 1 2 3 और ये 4, तो 4 बार 2 को लिख दीजिए, लिख लिए। उसके बाद 3 देखिए कितना टाइम्स है, 1 2 3, 3 कितना टाइम्स है, 3 बार। 3 जो लिखा गया है श्रेणी में वो कितना बार लिखा गया है, 3 बार। उसके बाद 5 2 बार। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा कौन सा नंबर यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है। इसका मतलब इसका बहुलक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है कि एक वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज के समान परिमाण परिमाप है। मतलब क्या करा कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या है, समान। और क्या दिया हुआ, यदि वर्ग का विकर्ण 6√2 है, क्या है, 6√2 है,
तब आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 12√2, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो है 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक वर्ग जो है, वर्ग का परिमाप जो है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर। क्या दिया हुआ है कि वर्ग का जो है, वर्ग का परिमाप जो है त्रिभुज के परिमाप, समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर। यदि वर्ग का विकर्ण आपको दिया हुआ है तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान से देखते चलिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर इस समबाहु त्रिभुज का आपको एरिया बताना है, मतलब क्षेत्रफल बताना है, तो इसका एक भुजा आपको निकालना पड़ेगा। अभी तो आपको भुजा मालूम है नहीं। तो यहाँ अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण जो है वो दिया हुआ है, किसके बराबर दे रखा है, 6√2 के बराबर दे रखा है। अब आपको वर्ग का विकर्ण किसके बराबर मालूम है, √2a के बराबर होता है। तो अगर वर्ग का विकर्ण √2a के बराबर होता है और इसका वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 6√2 के बराबर है, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन और दे रखा है कि वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जो है वो बराबर है किसके, त्रिभुज के परिमाप के। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। तो वर्ग का परिमाप आपको 4a मालूम है। a का वैल्यू तो आप निकाल लिए, कितना है, 6। कितना है, 6 इंटू क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, a, 3a हो जाएगा। a प्लस a प्लस a तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। इसका मतलब 3a का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 24 के बराबर है। यहाँ b मान लेते हैं, त्रिभुज के परिमाप को अपन क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो b का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 24/3। ये क्या हो गया, 8। मतलब क्या, त्रिभुज के एक भुजा को अगर अपन b मान लिए हैं, ध्यान से देखते चलिए, त्रिभुज के एक भुजा को अपन क्या मान लिए हैं, a ना मान करके b मान लिए। अब बताइए अगर त्रिभुज का एक भुजा आपको मालूम, त्रिभुज का एक भुजा आपको मालूम, इसका मतलब अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा जो होगा वो आपस में बराबर होगा। तो 8 8 8 कर दिए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 8। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8। इससे इसको कैंसिल कीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 से 8 कितना टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये कितना हो गया, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर जो है 37 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 2259 सेंटीमीटर स्क्वायर, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर, 111 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी क्या है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको देखिए वृत्त की जो परिधि होता है, ध्यान से देखते चलिएगा, वृत्त वृत्त की परिधि जो होता है वो क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। और वृत्त की त्रिज्या को अपन किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, r से।
क्वेश्चन आप पढ़िए क्या दिया हुआ कि वृत्त की परिधि 2πr और त्रिज्या r का अंतर माइनस किसके बराबर है, 37 के बराबर है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको किस चीज का रिक्वायरमेंट रहेगा, आर का वैल्यू का रिक्वायरमेंट रहेगा। इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे। अब बताइए 2πr और यहाँ माइनस आर है, तो आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π -1 इक्वल टू 37। अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37 अपॉन में 2π -1। अब ये जो है ध्यान से देखते चलिएगा, पाई का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर होता है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37 अपॉन में 2 इंटू 22/7 माइनस का 1। तो 22 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 44। और 44 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 37। तो आर इक्वल टू क्या आया, 37 अपॉन में 37/7। इससे इसको काटेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, 7। अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 गुना 2 करेंगे तो 4, कैरी कितना बच जाएगा, हासिल कितना बच जाएगा, 1 7 19 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या कह रहा है कि एक धातु के पाइप का बाय 4 सेंटीमीटर, अंतर व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो पाइप कैसा दिखता है, इस टाइप से दिखता है। ध्यान से देखते चलिए, ये आपको पाइप है। अब पाइप में क्या रहता है, होल रहता है जिससे पानी बाहर निकलता है। इसको डॉटेड करके दिखा देते हैं क्योंकि ये एरिया आपको दिखता नहीं। तो जो पोर्शन फिगर का नहीं दिखता उसको अपन किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी नहीं दिख रहा होगा, इसको भी आप डॉटेड कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बाह्य त्रिज्या, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू जो है आपको कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। और अंत अंत त्रिज्या नहीं, व्यास दिया हुआ, और अंत व्यास कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछा जा रहा है अगर इस पाइप का हाइट कितना है, लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो पूछा जा रहा है कि इस पाइप का आयतन क्या होगा। मतलब आयतन का मतलब क्या हो गया, कि वॉल्यूम क्या होगा। अब बताइए, अगर इस पूरा ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस इतना का एरिया, पूरा का एरिया निकाल लें, और सॉरी पूरा का वॉल्यूम निकाल लें, उसमें से हम अगर ये बीच वाले का, क्योंकि बीच में तो खाली रहता है, तो खाली वाले को आपको क्या करना है, घटाना है। अब बताइए पाइप का जो आयतन होगा, पाइप कैसा दिख रहा है, सिलेंडर की तरह दिख रहा है। तो पाइप का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि पाइप का आयतन जो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर होता है। बस अब इस फॉर्मूला में आपको आर का वैल्यू रखना है। तो आर जो है वो कैपिटल आर किसके बराबर है, 4 के बराबर, और स्मॉल आर किसके बराबर, 3 के बराबर। अब अगर इसमें रखते हैं, ये घटाएं क्यों आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ देखिए अगर ये सिलेंडर होता तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। बट इसमें से इतना पोर्शन क्या है, खाली है, निकाल लिया गया। इस कारण से इसमें से क्या किए हैं, पाई आर स्क्वायर एच को घटा दिए। अब बताइए कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखा है, ध्यान से देखते चलिएगा। तो यहाँ एक चीज और कर सकते हैं, पाई यहाँ भी दिख रहा है, पाई यहाँ भी दिख रहा है, तो पाई को आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। जब अपन पाई को कॉमन करते हैं, तो पाई कॉमन कर लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब 22/7 पाई का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर 16। अब 4 का स्क्वायर, यहाँ एक चीज और ध्यान में क्या रखना है
हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर दिए हैं, ये जो आर नहीं है ये कैपिटल डी डायामीटर है, व्यास है, ये स्मॉल डी। अगर कैपिटल डी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा कैपिटल आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, मतलब त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। उसी तरह से अगर डी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, d/2, तो 3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर का वैल्यू किसके बराबर निकालें, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर का कैपिटल आर का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। अब स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1.5 के बराबर, तो 1.5 का होल स्क्वायर इंटू एच क्या है 20 सेंटीमीटर। अब बताइए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 2 अंक के बाद इसमें पॉइंट बैठा देना तो 2.25 हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 4 माइनस 2.25 गुना 20। अगर आप इसका वैल्यू निकालते हैं किसके बराबर आ जाएगा, 110 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखते चलिएगा। तो जो बच्चा इस क्लास को शुरू से अंत तक देखेगा उसको ये हम इंश्योर करते हैं कि अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में जो कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कहीं थोड़ा बहुत घुमा भी दिया जाए एग्जामिनर के थ्रू क्वेश्चन में तो आप क्या कर सके, बना सके। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगले क्लास में हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो आप लोग क्लास को देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।